नमस्ते बच्चों। हम बात कर रहे थे खड़ी बोली का विकास या खड़ी बोली किस तरह साहित्यिक रूप में आई और किस तरह इसका स्वरूप स्थिर हुआ, इसकी बात हम कर रहे थे बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए। भाषा का स्वरूप जब स्थिर होने लगता है तो साहित्य की रचना भी कुछ परिमाण में जब हो लेती है तब हम धीरे धीरे ये पता लगा पाते हैं कि इसकी शैली क्या है, लेखकों की विशेषताएं क्या है। लेखकों का एक अलग जिस तरह हम कहें कि ये लेखक इस तरीके के लिखते हैं, ये लेखक इस तरीके के लिखते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम, मैंने आपको बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं के बीच के लेखकों का एक ऐसा, जिसको आज हम समूह बोलें या ग्रुप बोलें, तो एक ऐसा तैयार हो गया था जिसमें ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनका नाम आपने सुना होगा। ये निबंध लेखक भी हैं और बालकृष्ण भट्ट के काफ़ी निबंध भी हैं और आपके जो थर्ड ईयर का कोर्स है उसमें भी बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। तो इन लेखकों की जो शैलियाँ थी वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये कहा जाता है कि एक भी कोई शब्द उस निबंध से हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा शब्द हम नहीं रख सकते। जिस तरह इंग्लिश में बेकन के लिए कहा जाता है, उसी तरह हिंदी में रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा जाता है। तो ये जो शैलियाँ थी जो एक दूसरे से भिन्न करती थी एक दूसरे के लेखन को, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तब हमें दिखाई देने लगती है जब साहित्य हमारे सामने प्रचुर मात्रा में आने लगता है। अरबी फ़ारसी के शब्द भी उसमें आने लगते हैं और कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं, कभी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाषा की कुछ अधिक गंभीरता, वाक्यों का कुछ अधिक लंबा होना, कुछ सिद्धांत के लिए बात को कहना, कुछ संस्कृत शब्दों का अधिक मेल दिखाई पड़ना। तो विशेष रूप से जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि मधुर या कठोर वर्णन वाले संस्कृत शब्दों की जो योजनाएं हैं, जो प्राय एक भारतेंदु में प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते हैं कि जो चलता आ रहा है उसको ले लेना। उन्होंने नया प्रयोग किया, उन्होंने भाषा को समझा। और इसी तरह जो प्रताप नारायण मिश्र थे, इनकी जो भाषा थी, उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता को लिए हुए थी। कई बार आप देखते हैं कि कुछ व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलते हैं कि वो हमारे समझ के बाहर होती है, वो बड़ी क्लिष्ट और बड़ी साहित्यिक भाषा होती है। वो भाषा की दृष्टि से अगर हम उसका अध्ययन करें तो वो भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम समझ की दृष्टि से उसका अध्ययन करें तो हमारे लिए वो समझ में नहीं आएगी। तो भाषा के लिए आवश्यक है कि वो परिमार्जित भी हो, वो समझ से परिपूर्ण भी हो और वो अपने भावों को व्यक्त करने में सक्षम भी हो। तो इसी तरह से जो हास्य की भाषा है उसके लिए हमें थोड़ा सा कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण भी हो जाता है। जिस तरह पूर्वी कहावतों में मुहावरों की जो बौछार पड़ती है वो हम देखते हैं कि उसमें भाषा का उतना एक तरह से शिष्ट भाषा हम कहें तो नहीं होती है। इस तरह बालकृष्ण भट्ट की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है। वो खरी खरी सुनाने में काम में लेते हैं। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन और पुरातन का ये संघर्ष काल था। तो इस तरह से भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण भाषा होती है। तो ये जो सारे लेखक थे भारतेंदु के, इन सब लेखकों ने अपनी भाषा की, उसकी प्रकृति की इनको पूरी परख थी और वो संस्कृत के भी ऐसे शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित हो गई थे शब्द, और जिन शब्दों का, जिन रूपों में उनका एक तरह से संस्कृत भाषी ही कई संस्कृत शब्दों से परिचित होते हैं। जो भाषा प्रवाह के साथ
ठीक से नहीं चलते, उनका प्रयोग अजीब से लगने लग जाते हैं। कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं चलते चलते, कुछ शब्द घिसने लग जाते हैं चलते चलते। तो भारतेंदु के समय में देश में कोने कोने से हिंदी लेखक तैयार हुए, जो उनके निधन के बाद भी बराबर साहित्य की सेवा में लगे रहे। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले भी हुए, शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने वाले भी हुए। हिंदी तो हम ये कहें, सारांश रूप में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय था, उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। कि जो हिंदी का शुद्ध साहित्यिक रूप था वो तो निखरा ही निखरा, उसके साथ हिंदी का जो व्यवहारिक रूप था वो भी निखरा। जब हम बात करते हैं तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब हम बात करते हैं तो इनके साथ के जो लेखक हैं, उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना हुआ था। हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको किसी समाज के बारे में अंदरूनी जानकारी चाहिए तो ये आवश्यक है कि हम उस देश का या उस समाज का साहित्य पढ़ें। साहित्य भिन्न भिन्न ऋतुओं में पढ़ने वाले उनके त्योहार, उनके मन में उठने वाली उमंगें, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले, कुतूहल, ये सब चीज़ें हमें साहित्य में मिल जाएगी। तो आजकल के समान उनका जो जीवन था वो जीवन इस तरह से विच्छिन्न नहीं था, उनका जीवन बंधा हुआ जीवन था। हमारा समाज बंधा हुआ था, विच्छिन्न समाज नहीं था। तो समाज के जो गीत, मेले, त्योहार, उसकी जो उमंग वो हमारे इन लेखकों के निबंधों में, काव्य में, उपन्यासों में भी हमें देखने को मिलती है। अब श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है एक राग दरबारी, बहुतों ने वो पढ़ा होगा, हो सकता है बहुतों ने ना पढ़ा हो, लेकिन उस राग दरबारी में बहुत सारी कहानियाँ एक साथ चलती है और वो तब लिखा गया, तब भी वो चीज़ें सटीक बैठती थी और आज भी वो चीज़ें सटीक बैठती है। इसलिए राग दरबारी हमेशा प्रासंगिक रहा, वो कभी भी पुराना नहीं हुआ। तो ये लेखक की अपनी सफलता है कि कबीर के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो कबीर कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और कल भी प्रासंगिक होंगे, क्योंकि कबीर ने मनुष्य के जिन भावों को पकड़कर रचना की वो भाव शाश्वत भाव है। वो भाव हम सब में हैं, वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं पर वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो भाषा में वो क्षमता है कि वो उन भावों को व्यक्त कर सके। और भाषा के साथ ही साथ जो कवि का अपना व्यक्तिगत रवैया जिसको हम कहें होता है कि वो किस तरह उसको समझा पाता है, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आधुनिक गद्य का जो प्रारंभ हुआ, जो परंपरा चली गद्य की, उसमें नाटकों का प्रवर्तन सबसे पहले हुआ। पहले 2-4 नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रजभाषा में लिखे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने खड़ी बोली में नाटक लिखना शुरू किया। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उन्होंने आगे चलकर भी बहुत सारे नाटक लिखे। तो जो ये परंपरा नाटकों की भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय चली, ये परंपरा आगे जाकर थोड़ी धीमी हो गई। तो कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य है, हम बात कर रहे हैं गद्य के विकास की, कि गद्य का विकास कहाँ से शुरू हुआ, खड़ी बोली का विकास कहाँ से शुरू हुआ और गद्य में जो सबसे पहले विधा आई वो कौन सी विधा आई, नाटक, उपन्यास या कहानी। तो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले प्रारंभ किए। तो इस तरह भारतेंदु का काल एक ऐसा काल रहा जिस काल में साहित्य की सारी विधाओं की उन्नति हुई।
आगे की बात हम करेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।